देखा जाए एक नॉर्मल किसान के तरीके से देखेंगे अगर आप, तो पहला समस्या है अन्ना का। हम्म। सेकेंडरी समस्या जो है वो ये है प्रोडक्ट की क्वालिटी को पहचानना। नस्ल सुधार ही एक समस्या है अन्ना पशु का, जो गायों की है ना, दीजिए इसको एक एक गौशाला में 2-2 सांड रख दीजिए, ऑटोमेटिक आपके नस्ल सुधार होता रहेगा। और साहिवाल और क्या जितने भी कहा जाता है देसी गिर से प्रजाति के एक दो बारिश अच्छी हुई, बारिश का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, क्या लग रहा है? क्या बारिश में तो मुझे ऐसा लगता है कि लाखों अरबों का जो है बचत हुई है डीजल में। लगभग ये मान लो सब पलेवा के लिए एकदम रेडी थे। पलेवा के लिए पलेवा क्या, का मतलब सबका सिंचाई गेहूं का। सींचने लायक था, हाँ। जो सींचने लायक नहीं था, जो कि पानी से बिगड़ जाता है, जैसे बोर का पानी लगाया जाए, नहर का लगाया जाए, जिससे फसल खराब हो सकती है, जैसे मसूरी है, चना है, अलसी है, सरसों है। हाँ। और ये प्रकृति के पानी, एक पानी ऐसा होता है मीठा कि जिससे फसल नष्ट नहीं होती है। मतलब बारिश जो है भरती नहीं है, जमीन पीती चली जाती है, वो जो है फसल उसमें कभी खराब नहीं होती। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो अभी तक का अनुभव यही है कि मतलब बारिश के पानी से नुकसान नहीं हुआ, किसी फसल का नुकसान नहीं हुआ है। और खास करके टाइम से होकर के बंद भी हो ओले गए वगैरह पड़ गए हैं, हाँ वो तो फिर प्रकृति की देन है, ओले पड़ गए हैं और गलावट रही 24-24 48-48 घंटे, तो वहाँ तो गेहूँ बिगड़ जाएगा ही। हाँ। कुछ जगह असल में ये है, जैसे अपना ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं हुई उस हिसाब की, लेकिन अभी उधर बबीरू क्षेत्र में है, इतना ज़्यादा बारिश हुई है कि वहाँ खेत भर गए हैं। मतलब गाठिन गाठिन से यहाँ मतलब ये जैसे खेत है तो लगभग इतनी फसल पूरी डूबी है, तो उस फसल का पानी निकल नहीं रहा, उस फसल का नुकसान। सबसे बड़ी बात तो ये है। निकले किस खेत में, निकले सब में तो बरसी हुई, सब में और वर्षा है। जितने किसान हैं अपने अपने मेढ़ों में बैठे हुए हैं कि मेरे खेत का पानी कोई इसके खेत में मतलब छोड़ ना, मतलब इधर का पानी उधर, उधर का पानी इधर, कोई किसी का में न जाए, जहाँ भरा है वहीं भरा रहे बस। कुछ लोगों यदि आपका नुकसान है तो मेरा भी नुकसान है। चना की बुवाई कुछ लोगों ने बाद में किया है, उनका छोटा छोटा है, वो भी बूढ़ा हुआ, जो ऊंचाई में है वही बचा हुआ। गेहूं वाले हैं तो चूंकि काफी जगह बाद में बुवाई हुई है, वो भी छोटा छोटा सा है, मतलब काफी उधर नुकसान है। अपने इस एरिया में नुकसान नहीं है बल्कि और बेनिफिट है। जो आपने बोया है, जो नहीं भी जामा था वो भी जमा है, जर्मिनेशन अच्छा हुआ, और फसल तो रंग बता ही रही है देखने में, कोई कहने वाली ऐसे एक चीज़ ये देखे हमने अभी, जैसे मैं अभी आ रहा था लखनऊ से तो उधर साइड तिंदवाई साइड मटर हुए हैं लोग, मटर बगल में भी बोया, मटर में लगभग कितने बीघे, ये लगभग 10-12 बीघे में बोया, ये हस्तम वालों को ना। हाँ, तो इसको सुनने में आया था, नया बीज लेके आए हैं। क्या है मतलब क्या सही है कि मतलब जैसे आपका अनुभव? नहीं, मटर बहुत बढ़िया है। और मटर पैदावार भी देगा। मटर में जो पानी चाहिए वो पानी अब सींचना नहीं पड़ेगा। ये पानी हल्का है, प्रकृति का पानी है, ये पानी पा गया, और ये पानी ही नहीं बल्कि पूरा खाद का काम किया इसने। सही बात है, पानी क्या है, पानी बस नहीं खाद का। असल में बारिश के पानी में भाई साहब क्या है, एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि नाइट्रोजन साथ में आ जाती है, जो यूरिया में एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो बारिश के पानी में साथ में और भी तत्व जो है पानी के साथ में आ जाते हैं। तो केवल पानी बस नहीं होता, यूरिया भी, सल्फर भी, और भी बहुत सारी चीज़ें और मिल जाती हैं। आप ये मान के चलिए, देखा होगा कई साल से देखते चले आ रहे हैं, खेती भी किया, अनुभव किया, हर चीज़ का किया। आप नहर का पानी भी लगा चुके हैं गेहूं में, बोरिंग का भी लगा चुके हैं, हर चीज़ का लगा चुके हैं। और आप प्रकृति का भी देखा होगा पानी की, अगर प्रकृति पानी दे दिया तो उसमें आप खाद भी नहीं डालेंगे खेत में, तब भी तो खाद का डाला हुआ खेत बताएगा कि ये खाद पड़ चुकी है इसमें। आज पानी बरसा है, आज से मतलब 2-3 दिन पहले खुला है, आज से 10 दिन बाद खेतों में जाइएगा, देखिएगा खेतों का रंग बताएगा कि नहीं प्रकृति का पानी। और ड्रिप इरिगेशन जैसे रेन जो हुई है इस बार, जो हमारी इधर पानी एकदम नहीं फोर्स हुई है, एकदम जैसे शावर रेन होती है उस तरीके उस पानी में ये हुआ है कि पानी जहाँ गिरा है वहीं सूख गया है, बह के नहीं गया हुआ, वो जहाँ गया है, जिस खेत में जिस दाना में पड़ा है वहीं समा गया। आषाढ़ सावन जैसे वाली जो बारिश होती है, जो धान में सबसे ज़्यादा फायदा करती है, जो झिमक वाली बारिश होती है, वो वाली जैसे बारिश हुई है। अच्छा, ऐसे एक चीज़ और पूछना था, जैसे क्या है कि अपने यहाँ पे
जैसे क्या है कि मसूर भी हो जाती है, चना भी होता है, धान गेहूँ तो होता है, कहने वाली बातें नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी कौन से मतलब जैसे फसल है जो मतलब अपने यहाँ जैसे देखा जाए तो तर्रा क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो बेनिफिट वाली है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बोया तो सब कुछ बो रहा, मतलब आँख मूंद के देखा जाए तो धान गेहूँ तो सब कोई बो रहा है, पूछने की बात नहीं, धान पहले बोना है, इसके बाद गेहूँ बोना है। लेकिन अगर सही ढंग से देखा जाए तो अगर कैलकुलेशन करें तो धान में किस फसल में फायदा ज्यादा है? हाँ हाँ, अगर धान गेहूँ को जोड़ें, अगर मैं जैसे कि आप पहले उन्होंने जोड़ा भी, तो 1 बीघे में अगर देखा जाए महीने साल भर में तो 4 से 5 हज़ार से ज्यादा बचत नहीं हो रही है, और वो भी उसमें है, वो भी ये है अगर मेहनत अपनी ना जोड़े। रेशियो है 4 कुंटल के आसपास का है। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ ना, बचत इसलिए न हो रही है कि हमारे बुंदेलखंड में अन्ना जानवर ज़्यादा है। अन्ना के वजह से हम लोग सही तरीके से सही मतलब टाइमिंग से नहीं कर पा रहे, से खेती नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी फसल दिन पर दिन कमजोर होती चली जा रही है। हम आपको इंतजार कर रहे हैं, आप अगले आदमी का इंतजार कर रहा है, अगला आदमी अगले आदमी का इंतजार। जहाँ जून में बो जानी चाहिए फसल बेड़, वो जुलाई लास्ट तक में बोई जाती है। वो इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि भाई सब लोग अगर साथ में लगाएंगे तो जानवर आएगा तो एक उसका भी चलेगा, मेरा भी चलेगा, मेरा भी चलेगा, तो सबका नुकसान होगा तो बराबर होगा। और अगर वहीं पहले लगा दे तो वहाँ पूरा खा जी तो मछली इस वजह से लेट भी हो जाती है, इसलिए वजह से लेट हो जाती है। साधन लेट हुई तो फिर साधन वाला बेसाधन वाला सब चले जाता है, और नहर वाला सब है, जो नहर का इंतजार कर रहा है, जिसके पास ट्यूबवेल लगा है वो भी आपका इंतजार कर रहा है। जब नहर आएगी सब भाई इकट्ठा सब लगाएंगे, सब लोग लगाएंगे। इसलिए जो है पैदावारी यहाँ कम हो जाती है। नहीं जैसे क्या, और जब पैदावारी आसार से कम हो गई तो पूरा रेशियो साल भर का बिगड़ गया, पूरा रूटीन ही डिस्टर्ब हो जाता है। जिस वजह से हम फसल लगाते हैं, जो टाइम होता है, अगर टाइम अगर हल्का सा आगे निकल गया तो फिर फसल का जो हर चीज का एक सीजन है। सीजन के में जैसे गेहूं की फसल के लिए 5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात गेहूं के लिए बताया गया है कि जैसे मान लिया गेहूं जो है नवंबर मतलब 1 नवंबर से बुआई हो जानी चाहिए। लेकिन अब इंतजार कर रहे हैं लोग बाग के, साधन नहीं है, साधन के अलावा रास्ता नहीं है, रास्ता की बड़ी समस्या रहती है। अब ये है कि भैया जो सबको पलेवा करे थे हम लागा लगाऊं तय बवन हम पहले वही देवे तो हम चल जाई। इस चलने अन्ना कुल मिलाकर के अन्ना जो है उसमें जो है सब लोग पिछड़ रहे हैं। चल जाने के कारण तो है ही। अब जैसे क्या है, जैसे शुरू से ही जैसे लेट होने के लगा तो जैसे अब धान बोया गया है, अब धान लेट कटा तो वहाँ रास्ता जाने लायक नहीं है, क्योंकि गीला है खेत, जा नहीं सकता ट्रैक्टर नहीं जा सकता, तो बुआई नहीं हो सकती। उसके कारण से पूरा का पूरा मतलब पूरा रूटीन ही डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात हो जाती है, जैसे अन्ना के कारण से ये है, मुझे लगता है कि तीसरी फसल जो हमारे यहाँ नहीं हो पाती, बहुत अच्छी होती है तीसरी फसल अगर देखा जाए। जैसे देखा जाए हमारे यहाँ तीसरी फसल बस इसलिए तो नहीं हो पाती है जो अन्ना प्रथा, अन्ना के कारण नहीं हो रही। जैसे हमारे यहाँ खेत की जो कैपेसिटी है अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा उपजाऊ है। जैसे कुछ लोग लगाते हैं, जैसे देखा जाए मूंग वगैरह, तो अच्छा खासा पैदावार है, लेकिन केवल अन्ना कारण से तीसरी नहीं हो रही। आप जैसे मक्का है, सन है, हाँ, बहुत सारी चीजें। एक से एक किसान इच्छुक है कि हम ढेंचा बुआ दे, ढेंचा बुआने के बाद उसमें नष्ट करके उसको जो है धान हाँ। लेकिन हम ढेंचा तो बुआ दे, ढेंचा हो जाएगा, जानवर से कौन बचा, पूरा ढेंचा खा जाएंगे, जिसलिए हम पहले नंबर में तो गाय की है समस्या, दूसरे नंबर में इधर वन गाय है, बनरो जिसको यहाँ पे बोला जाता है स्थानीय। मैं अभी यही देख रहा था, यहाँ से जब मैं गया हूँ तो उधर बटरा चरा है, उन्हें बटरा चरा है, वहाँ से कूद के आए तो एक लकड़ी डिस्टर्ब हो गई है। यही पूरा मैं एरिया अपना देख करके आए कि कहाँ से कितना नुकसान किया, तो वहाँ से एक लकड़ी तोड़ा रही जबरई सार घुस के आके चरा है बनराज। हाँ, बनराज की तो बड़ी समस्या है। अभी उधर साइड है एकदम पूरा 5 फीट, तो वो मानते कुछ नहीं मानते, 5 फीट की घेराई भी कर दिया तो कुछ नहीं हो उनके लिए। तो वैसा ही है एक तरह से, जैसे उछाल मारना है तो मेड़ है दूसरे क्रॉस कर रहे हैं। आप कम से कम 6.5 से ऊपर जब जाते हैं तब जाकर के कुछ उनको ये लगता है कि नहीं अब कुछ दिख रहा है सामने। और सुन लीजिए, उनके पास ये मान के चलिए कि उधर चुनबाज चाचा का खेत जो है वो 6 लरी लगभग, ठीक है। तो आज से कई साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, मैं हूँ लाठी ले वहाँ से घूमन गाँव चला तो देखे सुना तो 2 ठप्पर है भी बढ़िया तंदुरुस्त, एक कोने में घेर पा होते हूँ, तो ना वो चिटिक सकत यहाँ है और ना वो जौन है भाग सकत रहे हैं ऐसा कोने में। अच्छा है तो भाग जात उनका मका के 5.5 फीट की हाइट रही होगी। हाँ, तो भैया वो धीरे धीरे जैसे वो पानी का निकास का घाव नहीं होती तो वो
धीरे धीरे ऊँट की पोजीशन लेहिन और जो जो मैं नज़दीक जुमकत जाऊँ, जैसे मैं आ गया या रुधान लाग है, मैं तलहे लाठी में हुडे रात रहा वही कहना अरे बनवाज है वही और सार देखें सार खौरे पाउन घाल मैं कहा जरूर पोजीशन लेवा से ही अब जो पोजीशन इनका कतो नहीं दिखा हूँ वो आज मुझे देखने का मिलत है और जो भागत हों इन्हें मारेंगे तो ही है मुही जब भगी हो तो मरी है और न भगी हो जात तो है इनके लगे मैं अब तो जौन बता हुई तौन हुई अब लाठी तो महू ले हो अगर ससुर जो है मारे ही तो फिर मारे ही फिर काकी हो जाई तो मैं अपन जी होम के गया मैं कहा ना सारी तार चिटकतियाँ हैं और ना सारा जो उन्हें भागतियाँ हैं आखिर इनके दिल दिमाग में का घुसा है का नहीं घुसा है सामने है ये देखियो वो पानी तो सार खौरत चालू के ही नस के अब खौरत सार बैठ गए या ससुर कौन हुआ अभी बैठ गए सार तो मैं कहा या कौन सारी एक्टिंग आ कर रहे हैं अब बैठ के धीरे धीरे या तरह सरक और आस के घावा के बीच से घावा के बनते आस के सरक के साथ दन दमो लगा नहीं करके मैं कहा सर ये पोजीशन एडवांस हो गए बनराजा बड़े एडवांस हो गए हैं कि मतलब महू डेराज जाऊँ मुँह तो खैर डराता है कि मारी तो मारे हो जाए कि पहले मोर हिम्मतों न पड़े मैं कहा दूर से डेर वहाँ केंगे का भागे थी केंगे का जा थी वो धीरे धीरे स्कूल सरकार सार घाव की तरह से निकल के खतरा देख करके वो अटैक भी करते हैं। हाँ नहीं अटैक तो कई लोगों के क्या कहा जाता दुर्घटना हुई है महिलाओं को मार दिया और बहुत सारे लोगों को महिलाओं को तो खास तौर पे अटैक कर दिया। मैं कहता हूँ अगर मेरी जगह में दूसरा कोई होता तो हो सकता है वो तो उन्हें मारत आदमी के तो हिम्मत नहीं रहे कि उन्हें मारत वही जरूर आदमी का मारत मैं कहा अगर ससुर मुँह मारे तो 2-4 लाठी तो मसान का पाइन जी हो मसान का मुड़े में मुड़ मरी हो तो सान के 1-8 सिंह तो टोइन रही हो मैं तो सार भागवे करी। अच्छा तो ये जो यहाँ की जो कृषि प्रणाली है उसमें कौन सी सबसे अच्छी फसल है अपने एरिया में जो अच्छा उत्पादन है जिसका और अच्छा वो बाजार में भी रेट भी अच्छा मिलता है? ये बुंदेलखंड में हर चीज पैदा होती है। पैदा तो सब होता है, सब होती है लेकिन बशर्ते जो है टाइम से फसल नहीं लगाई जाती उगाई जाती इसलिए थोड़ा सा पैदावार में भी एक चीज़ और भाई साहब मैंने देखा है जैसे भाई साहब क्या है भाई साहब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा एक चीज़ और हमने देखा है मैंने जैसे कि मैं दिल्ली रहा लखनऊ रह ही रहा हूँ और भी कई जगह में आना जाना हुआ महाराष्ट्र भी आना जाकर वहाँ का भी खाने का सब चीज़ देखा जो हमारे यहाँ का फसल का जो टेस्ट है मतलब जैसे क्या है आप दिल्ली का धान से लेकर के गेहूं से लेकर के जो प्रोडक्ट हो रहा है जो फसल हो रही है उसका टेस्ट आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं भाई देखिए दुनिया का तो नहीं कह रहा हूँ मैं लोग जो है खाद का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। नहीं खाद का तो है ही तो मिट्टी का भी क्वालिटी है लेकिन मैं इधर देखा कौशाम्बी साइड देखे उधर साइड तो हम लोग जाते ही रहते हैं और ख़ास तौर पे मैं जहाँ रह रहा उत्तराखंड में वहाँ पे क्या पोजीशन है कि जो चावल है जैसे हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं चावल और जब वहाँ पे बनाते हैं और फिर जो वहाँ के लोग खाते हैं तो समझ लीजिए इतना उनको लगता है कि कहाँ के चावल हैं और वो चाहे जो भी वैरायटी लगा लें चाहे वो 11-21 लगा लें चाहे वो अपने यहाँ की फेमस दुनिया भर में वहाँ का है देखने में आपका बहुत अच्छा लगेगा उनका लेकिन जब खाएंगे तो एकदम कोई टेस्ट नहीं लगेगा ऐसा कि कुछ ऐसा कुछ खा रहे हैं ऐसा कुछ लेकिन चावल का टेस्ट नहीं लगता है चावल का वो टेस्ट ही समझ में नहीं आता। और हम लोग चाहे यहाँ मोटा धान लगा लें चाहे बासमती लगा लें चाहे यहाँ पे आप सोनम लगा लें कोई भी धान लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है आप एक थोड़ा बहुत ज़्यादा खा जाना होता है। और सुगंध लखनऊ में हम लोग जब रहते थे लखनऊ में हम लोग बनाते थे जब चावल तो जो मकान मालिक था हमारा उसको सुगंध गई उसने तुरंत कहा भैया कौन सा चावल है ये आपका। हमने कहा ये तो उसका है महाचिन्नौर का चावल है ये तो कहा है कि भैया ये चावल आपका जो है बहुत अच्छा है और ऐसी बात नहीं कि महाचिन्नौर वो लोग नहीं खा रहे हैं महाचिन्नौर यूज किया उन्होंने लेकिन जो सुगंध अब यहाँ की थी वो सुगंध नहीं थी वहाँ। तुरंत उसने कहा भैया अगली बार जब जाना तो एक बोरी हमें ले आना और पैसा तुम जो पैसा हुआ आपको उसे डबल ले लेना क्योंकि आप लाने में थोड़ा समस्या रहेगी तो डबल आप ले लेना हमसे। तो हम लेके गए भी तो मतलब जहाँ भी
देखे तो हकीकत में मिट्टी में, इस काली मिट्टी में जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो लेके तो तो ऑर्गेनिक लेके तो गए ही, ये भी है, तो 2 बार नहीं लेके जा पाए हम लोग, तो पीछे पड़ गया वो मकान मालिक, मतलब ऐसे पीछे पड़ गया कि यार भाई लाए नहीं आप, तो ये मतलब कुछ है ना कुछ लालच खासियत है। हालांकि उत्पादन अगर देखा जाए तो उत्पादन वहाँ की अपेक्षा रेशियो जो है उत्पादन हम लोगों का यहाँ का कम है। लेकिन जो खाद्यान्न में गुणवत्ता है कम है, वो ज्यादा अच्छी है, और उसी हिसाब से शरीर भी दिखता है। सुन लीजिए, कम का वजह मैंने बताया कि लेट चल रहा है, लेट चल रहा है, इसलिए पैदावारी कम है। लेट चल रहा है और मिट्टी में थोड़ा सा हार्डपन है। हार्ड मिट्टी की वजह से जड़ें इतना ज्यादा ग्रो नहीं हो पाती हैं कि पेड़ को इतना ज्यादा जो है फैला पाए। यहाँ जो है मैंने 60 लीटर डीजल बर्बाद किया था पलेवा में। पलेवा नहीं किया मैंने 2 कुसिया वाला जो है हल अच्छा, अपने ट्रैक्टर में इतना गहरा प्लाऊ से पूरा साइन के खेत मार के ऊपर डाल रहा। अब पैर है काफी दिन तक लुआ के जे तय फिर लेके कल्टीवेटर अभी तो उन्हें अब रौसा तो हो ही जाती, तो फिर कल्टीवेटर से जे पानी वानी भात है कीनी जामी आई, गर्मी के बाद है प्लाऊ वाली। हाँ, गर्मी में किया, और गर्मी में पड़े रहने के बाद बारिश हो गई, और जब बारिश हुई तो केनी जामी आई, फिर मुझे मौका मिला तो मैं लेके कल्टीवेटर अभी मार के ससुर के 1 सर 2 गुण फिर साइन का कहीं के फेंक दी हो। फिर देखियो कुछ दिन बाद झुरा गए केनी, फिर देखियो कि अब एक कतो केनी फूट हुआ, फिर लाए सारे कहीं तो फिर एकदम बबरे हो। मतलब मैं 100 लीटर डीजल यहाँ बर्बाद किया हूँ। इसके बाद मैं सोचूं कि अब मुझे पलेवा करने की क्या आवश्यकता है, मेरी जमीन तो पोल हाई है कौनो ससुर को रू आज तब इतने से थोड़ी घुस जाइए, इतने उतने से घुस के साथ चर के आप चले जाइए। फिर 1 सर 2 गुण जोत के मैंने कहा गेहूँ ना बही मसूरी बही कितना चरी है ससुर बन रो आज कहीं है आदमी कहीं है गोरुओ कहीं है कुछ महू का तो बची ऐसे मसूरी का मसूरी बढ़िया, लेकिन मसूरी बढ़िया है, मसूरी देख रही है। तो मतलब जो अभी हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ का रेट लगता है फसल का, सही ढंग से अगर देखा जाए बुंदेलखंड में रेट क्या है, हमारे यहाँ पे समेधा वाला जो रेट है, उन्होंने ब्रांडिंग नहीं किया है। हाँ, एमपी जो ब्रांड है आपका उन्होंने ब्रांडिंग कर रखा है। ये मध्य प्रदेश से जो सप्लाई होती है जहाँ जहाँ, अरे तो कंपनियां कर रही हैं ना, कंपनियां एमपी ब्रांड करके बेच रही हैं, लेकिन किसानों को कहाँ मिल रहा है। जो यहाँ का आपका फसल है ये ऑर्गेनिक है टोटल, न तो आप इतना ऑर्गेनिक माना जा रहा है। एक भी दवाई डाला, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसका रेट जो है ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी जो बाजार में जैसे सपोज जो बाजारू रेट है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फर्क नहीं कर रहे हैं। वो किसान का जो भी आपका उत्पादन है वो उसी बराबर ले रहे हैं। वो चाहे आप जितना पेस्टिसाइड डालिए उसमें, चाहे जितना दवाइयाँ डालें, चाहे जितना खाद डाल दीजिए, वो रेट जो है आपको वो वाला रेट नहीं देंगे। वही रेट मिलेगा जो सामान सबको सामान्य मिलेगा। क्या है, कौशाम्बी उधर साइड का जो यमुना पार का जो एरिया है उधर साइड बहुत ज्यादा खाद डाली जाती है, तो खाद का रिजल्ट भी आता है समझ में, और रिजल्ट बॉडी में भी समझ में आ जाता है उसका तुरंत। उधर साइड के लोगों का जो जीवन है हकीकत में बहुत बीमारियों वाला है, बहुत ज्यादा है। आपको पंजाब का कई सारे उदाहरण, कई सारे किसान हैं पंजाब में। मैं पंजाब तो बहुत दूर की बात है, यहीं पास की बात है। वहाँ के लोगों का शरीर जो है बड़ा वो है, आप खाना खा लीजिए लगता है भूसा खा रहे हैं। हकीकत में रोटियां जो है कोई टेस्ट नहीं किसी प्रकार का। और अपने यहाँ आप जो है 4 दिन यहाँ हमारे यहाँ रुक जाए कोई आदमी तो उसको ऑटोमेटिक शरीर में जो तेजाई आ जाती है पूरी तरीके से समझ में आने लगता है कि नहीं। बात मैं यह अनुभव की हूँ कि जैसे आपने मसूल बोया है, अलसी बोया है, सरसों बोया है, तो हमें और ज़्यादा सरसों कर देना चाहिए। मसूल हो या ना हो, लेकिन अलसी और सरसों बोते हैं जो तुम, तो सरसों का जानवर कम घुसते खेती में। हाँ, सरसों का पत्ता कम खाता है, सरसों नहीं खाता, कड़वाहट होती है। तो सरसों ऑयल वाले जो होते हैं उसको नहीं खाता है, जैसे मसूरी नहीं खाता है, वो मसूरी सॉरी या अलसी जो है, अलसी बनवाज बहुत खाता है। अच्छा अलसी खाता है, उसकी पत्तियां जो है नरम होती हैं। अच्छा, फूल लगने के वो फलियां आने के बाद फिर नहीं, अरे वो फलिया वलिया जो है बिल्कुल सारे के टमाटे में लाग जी, चाहे ना खाए नहीं तो सारे के जो कुछ खाइश कुछ उखारिश, कुछ खाइश कुछ उखारिश। अच्छा, अलसी में जैसे और दूसरे जानवर नहीं खाते हैं ना। हाँ, दूसरा जानवर जब फर के पक जाएगी तब ये गले में लगती है ये। अच्छा, बाकी में सब इसके पहले तो सब चबाते हैं। अच्छा।
ठीक है। ये तो अब एक किसानी करें का मोर रह गए हैं यहाँ, जो भगवान का मुनि तो वहाँ करी हो पलेवा कई कहे अरसी और सरसों। फाकत अरसी सरसों सीड से बोवा। अलसी और सरसों। तो सरसों यही प्रजाति की जो है छोटी वाली? नहीं, छोटी वाली प्रजाति नहीं। तो छोटी में क्या मतलब? फिर भाई अलसी के ऊपर निकल जाए सरसों तब तो फायदे हुआ है, जानवर ना घुसे नहीं तो नहीं तो अलसी से इतना रहती है लगभग वो पीला वाला सरसों। अरे तो भाई साहब फिर उसमें ये है ना, जैसे क्या अलसी की इतना ही निकल जाएगी तो वो भाई कंडा भी फोड़ेगी तो अलसी की जगह लेगी ना। अलसी नीचे हो गई, सरसों ऊपर हो गया, तो क्या दोनों का स्पेस मिल गया ना, दोनों को स्पेस मिल गया तो दोनों को। कृषि जो आज प्रचलित हो रही है, जो फेमस हो रही है, वो यही प्रणाली। हाँ। आप एक खेत में एक फसल न बो करके अलग अलग फसलें बोइए, जिससे जो है शायद कोई फसल अगर डिस्टर्ब होती है तो दूसरी वाली कवर कर देगी। इससे और इससे इसका जो और भी अगर इस पर रिसर्च देखेंगे आप तो इसका केवल इतना बस नहीं उपयोग, इसका उपयोग ये भी है कि एक फसल दूसरा क्या कहते हैं जमीन से तत्व लेती है, दूसरी चीजें दूसरा तत्व लेती हैं। तो क्या है कि एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। जैसे क्या है कि जैसे चना देते हैं, चना के नीचे जड़ों से नाइट्रोजन मिलती है, वैज्ञानिक कारण है। हाँ, नाइट्रोजन मिलती है, तो वो नाइट्रोजन दूसरे तत्वों के क्या कहा जाता है पौधे के लिए उपयोगी है। तो उससे क्या चना बोने भर से दूसरा फसल साथ में अपने आप ग्रो हो जाएगा। तो उससे क्या है कि इसके साथ साथ और भी फसल का मतलब जो नाइट्रोजन उस समय उस चने के लिए नहीं नाइट्रोजन जरूरत है, लेकिन दूसरे फसल के लिए जरूरत है, दूसरा फसल उसके साथ अपने आप। जैसे सरसों बोया जाता है तो सरसों इसी कारण से चने के साथ में ज़्यादा अच्छा ग्रो होता है, जैसे कि चौमासन में सरसों अच्छा हो जाता है। मैंने देखा कि कहूँ सरसों सीड ड्रिल से बोवा का है। हाँ, तो वो सरसों की बातें कुछ ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अभी यहाँ से जाने के बाद जो है जब आप जाएंगे तो अपने खेत के बगल से देखेंगे, अपने खेत के जस्ट बगल से देखेंगे हैं, तो सरसों बोया गया है लगभग 1 बीघे में। उसमें 3 पसेरी DAP है, 1 किलो सरसों बोया गया। देखिए उस सरसों का जो है तत्ता का है और बिल्कुल बराबर बोया गया, बराबर हो गया। ऐसा लग रहा है छींटने से जो है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, कम ज़्यादा होता ऊपर रहता है ना, यह तो है। और वो तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल जब आएगा जवानी में तो देखना सरसों दिखाई देगा। हाँ, नहीं तो सब हम सरसों जो ज़्यादा मात्रा में जो बोया जाता है तो उसको सीड ड्रिल से ही बोना चाहिए। जैसे गेहूं के साथ जो सरसों बोया जाता है तो सीड ड्रिल से ही तो बोते हैं। वो ऐसा करते हैं जब गेहूं के साथ में बोते हैं तो गेहूं में सरसों मिला देते हैं। अब गेहूं में सरसों न मिलाना चाहिए। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ऐसे वो है कि अगर गेहूं के साथ में नहीं मिलाया गया तो साला बस वही जानवरों वाला चक्कर हो जाता है। अगर उसमें गेहूं वाले खेत में सरसों मिला दिया गया तो जानवर उसमें घुसने का कम प्रयास करता है। पता नहीं ऐसा होता होगा कि इसकी कुछ महकें अलग होती है, या सरसों खाता नहीं है जानवर, तोड़ भले ही दिए, गाय ज़्यादातर नहीं खाती। हाँ, तो इसलिए जो है सरसों अगर खेत में भरा तो कुछ न कुछ जानवरों से बचाव हो जाती है। आपने यहाँ जहाँ बैठे हैं आप तो देख लीजिए जा करके, जिस खेत में भरपूर सरसों है उसमें जो है जानवर नहीं घुसा है, इसमें सरसों कम है, तो यहाँ तो नहीं बल्कि उधर जो है उधर से बटरा चरका है। अच्छा, एक चीज़ और किसानों के लिए सबसे अच्छी जैसे अपने एरिया में है कि जैसे इस समय का जो सिस्टम है पूरा फूलों वाला रहता है, तो जो मधुमक्खी पालन है वो भी बहुत मात्रा में यहाँ पे हो सकता है। हाँ? किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और उसमें बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं आती है। मधुमक्खी में कौन ज़्यादा लागत है? तो और अपने यहाँ फूलों की एक बार आप बॉक्स तैयार कर लेते हैं, एक बार बॉक्स तैयार कर देते हैं, हमेशा के लिए हो भी जाता है। दूसरी बात यह है कि बॉक्स तैयार किए कहाँ जाते हैं, वो तो लाए जाते हैं। अरे मतलब एक बार जो आ गया बॉक्स उसमें जो असल में उसमें रानी मधुमक्खी है और ऊपर छत्ता तैयार हो जाता है ना, उसमें एक बार छत्ता तैयार हो जाता है वो इसी चलता रहता है। वो तो एक बार तैयार हो गया वो चलता रहता है। नहीं, जैसे एक बार छत्ता तैयार हो गया, इसके बाद क्या होता है कि जब शहद तोड़ी गई तो छत्ता तो बेकार हो ही जाती हुई। नहीं, छत्ता दोबारा नहीं बनाती है मधुमक्खी उसमें, नहीं, उसमें निकाल करके केवल रस क्या कहता है नीचे से कट करके शहद निकाल लिया था, बस हो गया। वो क्या होता है एक मशीन आती है, ऐसे उसको छत्ते को फंसा दिया जाता है और उसको चला दिया जाता है, ऐसे ऐसे घुमा दिया जाता है, तो छत्तने के जो नीचे वो जो जितनी शहद होती है वो पूरी जो है उस मशीन छप जाती है। मतलब एक तरह से
जैसे होता है ना, जैसे कंबल से थ्रेसर आप- होता है कंबल समसो से आप थ्रेसर जो में वो आप निकालते देखें, हैं, उसी प्रकार से घुमाने से पूरी शहद निकल के अरे और पूरी टैंक जैसे में आ थ्रेसर जाती में है टंकी में आ आपका जाती है। घुमाता है, छत्ते को तो यूज धान नहीं जो कर होता सकते है आप। भारी होता है, गेहूँ भारी होता है, तो निकल करके बाहर हो जाता है, भूसा निकल गया, छत्ते तो को छत्ता उसी में लपटा रह गया, कोई दिक्कत और नहीं क्या कहता है शहद बाहर निकल गई भारी होने के कारण मेरे से। कहने का मतलब जब तक वो दबाएगा नहीं, पीसेगा नहीं, तो वो जो है ना, दबाना ना, नहीं है, दबाने वो का काम ही घुमाने नहीं पे है। तो पूरा छत्ता नहीं नष्ट हो जाएगा। हाँ, कुछ नहीं, छत्ता मजबूत छत्ता वो होता है। मजबूत होता है, वो बना बनाया आता है मार्केट से। अच्छा। वो वाला छत्ता नहीं है जो मधुमक्खियाँ बनाती हैं उसको। और ये मधुमक्खी दूसरी होती है, ये मान लीजिए मैंने अभी गया था फतेहपुर से आ रहा था, तो उनसे पूछा था मैंने, एक बाक्स में भाई साहब क्या कहा जाता है 8 से 9 लीटर शहद बन जाता है। 8 से 9 लीटर बताइए। और 20 से 21 दिन का पूरा इनका साइकिल रहता है, 20-21 अब दिन ये का। जो देखिए, अब ये मान लीजिए 300 रुपया लीटर वो शहद देश मतलब ओरिजिनल शहद बेच रहे हैं। बहुत आप ये मधुमक्खियाँ देखिए, हैं, देखिए चल रही तो है। ये तो है ही, और सबसे बड़ा इससे और ज़्यादा एक प्लस पॉइंट, सबसे बड़ी प्लस पॉइंट, हाँ, सबसे सबसे बड़ा बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बात केवल शहद की नहीं है, बात मधुमक्खी की नहीं है। जैसे क्या है, फूल से जो फल बनता है, तो उसमें जब तक कोई पक्षी परागण नहीं करता है तब तक फल नहीं बनता है। तो या तो साधारण मक्खी बैठे, मधुमक्खी बैठे, दूसरे पक्षी बैठे, तो अगर मधुमक्खी होंगी तो उतना ज़्यादा परागण होगा, और जितना परागण होगा उतने फूल से फल बनेंगे। फल बनेंगे, जो वेस्ट चले जाते हैं फूल, बहुत सारे फूल उसमें वेस्ट फल चले जाते हैं, लगेंगे। फल नहीं बन पाता है। तो जैसे देखते हैं कई सारे जैसे होते हैं, फुलान तो खूब अच्छा रहता है, लेकिन फल नहीं आता है। फल नहीं आता है। तो वो कारण वही है क्योंकि उसमें क्या है, परागण नहीं हुआ है। इसका बहुत बड़ा रिजल्ट मतलब अभी तक का साइंटिस्ट का डबल रिसर्च है, उत्पादन है, साइंटिस्ट का हाँ। रिसर्च है 1.5 से 2 गुना उत्पादन हो जाता है। तो जैसे फार्म हाउस वगैरह है ना, जब बहुत हाँ, सारे तो लोग हैं, करते तो वो हैं। करते हैं। मेन अच्छा, मेन ये है कि मधुमक्खी को छेड़ो नहीं, यदि आपके ऊपर बैठती है बैठ तो भी बैठ गई जाने है, दीजिए, बैठ भी गई है तो बैठ जाए। बैठ जाने दीजिए। अब मैं तो अपन चलते फिरता रहा हूँ, मतलब हाथे पटकत रहा हूँ। तुम्हें उठा तो ना करी। हाँ, ये तो एक चीज ये है, अगर बैठ गई है तो हाँ। आपकी स्पीड ज्यादा है हाँ। तो उड़ाने की, और नहीं तो उतने में खेल कर देगी वो। नहीं बैठ गई है बैठते तो ही नहीं खेल अगर करती आप है। हिले कर नहीं, बैठते नहीं, अगर हाँ। आप हिलेंगे जैसे हाँ। आप हिले तो वैसे हाँ हाँ हाँ। तुरंत तो मिनटों अगर में काम उसको हो जाएगा। असुविधा महसूस हुई, वो अगर उसको लगा कि मैं संकट में हूँ, तो फिर तो डंक तो मारेगी और ही जितना मारेगी। अंदर डंक जाएगा हम्म। उतना ही ज्यादा हाँ, विष प्रॉब्लम जाएगा। है, उतना ही विष है, उतना ही प्रॉब्लम है। तो मेन चीज़ ये है भाई साहब, कुल मिला करके मेरे कहने का मतलब यह कि जहाँ उठा बैठा चबाए में फिर वो कसन नहीं लगा होती है, और ऐसी जगह मुलायम चबाओ थी ताकत ही वह कि जहाँ जल्दी सा पूरा डंक घुस जाए। हाँ। तो मेन चीज़ ये मुझे ऐसा लग रहा है, जितना यहाँ पे अगर अपने यहाँ क्षेत्र में देखा जाए, जितना मैं कहता हूँ किसानी पे जितना सुधार के लिए तो जो है ही, 2 समस्या सामने में आ रही है। पहला अन्ना प्रथा, दूसरा जो है सही, अगर सही ढंग से देखा जाए सही मूल्य नहीं मिल रहा। जैसे क्या है ना, जैसे क्या है कि अब अनजान आदमी का हीरा मिल जाए तो वही का तो वह है पत्थर है, और उसके लिए तो पत्थर ही है। अब जब वो जौहरी के पास जाता है तो उसी हीरे की कीमत हो जाती है। एक चीज मेरा तो ऐसा हमारे मानना जो है, प्रोडक्ट की जो नहीं वो वैल्यू है, वैल उसी के लिए है। मेरा ऐसा मानना है हाँ, कि जो हम लोग किसानी कर रहे हैं, हमारे यहाँ की जो किसानी, खासतौर पे बुंदेलखंड एरिया की जो किसानी है, वो मार्केट को देख करके नहीं हो रही है। किसान अपने अनुसार जो है फसल पैदा करता है, चूँकि अशिक्षा भी बहुत बड़ा एक कारण है हाँ, किसानों के लिए। उसको ये है कि जितना उत्पादन हमारा हो रहा है उस हिसाब से बाज़ार चले, और बाज़ार किस हिसाब चलता है? बाज़ार तो ओवरऑल जो मार्केट होती है, वो पंजाब की मार्केट भी देखेगा, वो दिल्ली की भी मार्केट देखेगा, वो बिहार की भी मार्केट देखेगा, उधर ईस्ट वेस्ट यूपी की भी मार्केट देखेगा, तब जाकर के बुंदेलखंड का नाम बनाएगा। और बुंदेलखंड में उत्पादन सबसे कम है, सबसे कम उत्पादन बुंदेलखंड एरिया में माना जाता है। सूखाग्रस्त एरिया है, लेकिन सबसे उम्दा क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट यहीं का है, बुंदेलखंड का है। क्योंकि हम लोग 2 फसल लेते हैं और सभी जगह लगभग 3 फसल ली जाती है। अरे 3-4 तक ली जाती है। ठीक है, लगभग 3 फसल ली जाती है, और ज़मीन की ऐसी तैसी कर दी जाती है। और हम लोग ज़मीन को एक धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, और मतलब एक ये लगता है कि ज़मीन हम जो है, ज़मीन हमारे हमेशा देती रहे। उनको ये लगता है कि इसमें जितना उड़ेल दो। अब पंजाब में क्या है पोजीशन, इतना ज़्यादा खाद डालते हैं, इतना ज़्यादा खाद डालते हैं। हाँ, ये मधुमक्खियाँ सब जगह चल रहा है उनका काम, तो इतना ज़्यादा खाद डालते हैं, उत्पादन और ज़्यादा लेते हैं। अपने यहाँ भी बुंदेलखंड में भी नंबर लगा दिए हैं,
खाद डालने का, यूरिया डालने का, पेस्टिसाइड डालने का और सारे के सारे जो है। तो कहने का ये मतलब है कि अब उधर साइड ज़्यादा चल रहा है इसका, गोबर की खाद बनाओ, ये क्यों चल रहा है। अब हमारे यहाँ तो बिना खाद के चल रहा है, देखिए बिना खाद के है। तो हम लोग जो है उस हिसाब से अभी तैयार नहीं मार्केट के हिसाब से, और ना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तैयार होने की। क्यों? अगर हम मार्केट को ये बताएं कि हमारा जो ये अन्न है, प्रोडक्ट है, ये आपकी प्रोडक्ट से अच्छा है, हमें उस दाम के बजाय हमें अपना दाम चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि इसकी जो मार्केट है नहीं, इसकी मार्केट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केट है। और जितना जैसे अब क्या है कि सपोज दैट अगर हल्का फुल्का कोई किसान डाल भी देता है तो उसकी ग्रेडिंग के लिए प्रयोगशालाएं अगर हो जाए, भाई कितना आपने इसमें खाद डाला, कितना एक्स्ट्रा डाला हुआ, कितना इसमें आपने दवा डाला हुआ है, ताकि जो है ग्रेडिंग के लिए, तो उससे क्या है लोगों को खाने में, सपोज दैट जो हमारी अभी जो चाय होती है, तो चाय का व्यापारीकरण पूरा बिजनेस हो चुका है चाय का। उससे क्या होता है, जो आसाम का जो एरिया है आपका, तो वहाँ पे जब कोई व्यापारी जो आता है, तो वो जब लेने आता है चाय का ऑर्डर देता है, तो पहले सैंपल को चेक करता है कि भाई इसमें कितना आप पेस्टिसाइड मिलाए हुए हैं, कि वहाँ की मार्केट में हम लोग चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें जब कोई प्रोडक्ट हम बनाए, चाहे कोई धान, गेहूँ, चावल, कोई भी प्रोडक्ट हो, एनीबॉडी, जब मार्केट में मिले जाए, तो ये बात सुनिश्चित होना जरूरी है कि इसमें हमने कितना ज़्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हुई हैं जो हार्मफुल है बॉडी के लिए। ये बात मार्केट को हमें बताना पड़ेगा, तब जा करके इसका सही रेट मिल पाएगा। क्यों? अभी क्या हो रहा है, हमने तो भैया एकदम सोना पैदा किया हुआ है, और वो दूसरा कोई जो है लेकर के जा रहा है चांदी। तो चांदी और सोने में फ़र्क नहीं समझती मार्केट, है ना, वो एक ही रेट लगा देती है, जबकि सोना जो है ज़्यादा रेट से लेना चाहिए। तो ये जो है करना पड़ेगा किसको, ये एक तरह से सरकार का भी मदद चाहिए, और दूसरा किसानों का भी एक समूह होना चाहिए इसमें, कि ये फ़र्क को, और एक चीज़ जागरूकता की भी बहुत बड़ी बात है इसमें। क्या है कि लोग जो खाने वाले लोग हैं, इस बात को सुनिश्चित उनको करना पड़ेगा कि भैया ये जो रेट हम ले रहे हैं, ये आपका तो ऑटोमेटिक डाउन अप हो जाएगा। और एक इसके लिए बना भी हुआ है कुछ, जैसे सपोज है चावल जो है, अभी मैं जब लखनऊ में गया था, तो लखनऊ में एक बाज़ार लगी हुई थी, लखनऊ हाट, वहाँ पे एक कंपनी बैठी हुई थी, वो ऑलरेडी जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीद करके सिंगापुर सप्लाई कर रही है। उनसे ये बात हुई कि आप जितना चावल आपके पास में है, वो सारा चावल आप मुझको दीजिए, जितना चावल आपके एरिया में होता हो, और सारा जो है सिंगापुर खरीदने के लिए तैयार है। मतलब हम लोग बहुत ऊंचे दामों में, जैसे सपोज दैट चावल का जो रेट है, धान का रेट चलता है अपने यहाँ लगभग 30-35 के आसपास चलता है, और वो जो चावल चलता है 30 है, 25 है, इसी हिसाब चलता है। तो बासमती का रेट हो गया हमारे यहाँ, जो बासमती जा रहा है। बासमती का, तो वो जो है कह रहे हैं कि आप जो मार्केट वहाँ की कह लगभग डबल रहती है, लगभग डबल रहती है। मैं एक बात और आपको बता दूं, हाँ, हमारे यहाँ किसानों में यूनियन नहीं है। पहली बात, किसानों में यूनियन नहीं है, और किसान हर तबका है, छोटा भी, बड़ा भी, मजदूर भी, सब कुछ है। और नहीं यही धान आपका चले जाओ मार्केट, तो मार्केट में अपने हिसाब से ले रहे हैं। यही धान हमारी अगर क्षमता होती, हम रोक लेते, ना निकालें बुंदेलखंड के या हर जगह किसान अपना माल सप्लाई ना करे, रोक ले अगर एक साल, तो फिर देखो गवर्नमेंट के खाने के लाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, छोट गवर्नमेंट ही तो मुंह मांगी रकम देंगे, इस रेट का हम बेचेंगे। अभी जैसे मटर की बात आई थी, आपने मटर की जब कहा था, तो मटर का क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ से बहुत सस्ते दाम में लेते हैं, और कानपुर जाके वो पॉलिश और उसमें पाउडर लगाया जाता है, फिर दोबारा जब लौट करके इसी बाजार में आता है, और आप अपना ही मटर जब खरीदते हैं, डबल हो गया आपका, डबल ट्रिपल हो गया। तो अगर ये जो मशीनरी सारा सिस्टम सेटअप जो है सारा का सारा, ये सपोर्टिव हो जाए एक तरह से, चाहे वो किसी माध्यम से हो किसान के लिए उपलब्धता, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे किसान सेल्फ हो। जो आप शीशियों में, बोतलों में खरीदते हैं हरा मटर, जो 12 महीना आपको मिलता है, हाँ, सफल ठीक वही मटर है बोया है ये। हाँ, मैं वही तो कह रहा था, मटर के लिए जब बात कर रहा था कि अभी जो मटर बो रहा है, अभी जो इस समय मार्केट में जो आ रहा है, जैसे तिलवारी मैंने देखा है, कुछ लोगों से सुना था, तो उन्होंने बताया कि अभी जो मटर है 2 तरीके से मार्केट में आ गया है। अभी तक पहले जो हम लोग बोते थे, उसमें आधा हरा निकलता था, आधा सफ़ेद निकलता था। अगर सही ढंग से देखें, वो तो चाट के लिए भी नहीं उपयोग हो रहा था वो केवल क्या है, जानवरों के लिए यूज हो रहा था।
या फिर उसको दूसरे तरीके में अगर देखें तो उसको लोग मार्केट में उसको ले करके उसको मतलब दराई करके उसको पीस करके बेसन को नंबर 2 में बेच रहे थे। हाँ। वो इसके लिए क्यों यूज हो रहा था, इसीलिए क्या है बेसन, ये बेसन है, ये भी दोनों जा रहा था। ये बेसन और लखनऊ साइड में देखा मटर की दाल भी बेच रहे हैं लोग, तो वो यही मटर का जा रहा है। सही ढंग से अगर चाट में जो मटर जाता है, चाट में अभी पहले दो कैटेगरी में अभी आ गया है। अभी देखिए, एक तो चाट के लिए जा रहा है, दूसरा क्या है कि वो सफल वाला मटर है। चाट वाला मटर भी आपका 5-5.5 हज़ार रुपये कुंटल है। मेरे कहने का मतलब ये है आशा, सफल मटर आपको 11,000 रुपये कुंटल है। गर्मी में भी अगर मटर खरीदने जाते हैं तो बोतलों में या शीशियों में या पैकेट में आपको बिल्कुल फ्रोजन हरा करके मिलता है। फ्रोजन पहले तो केमिकल मिलाते थे, अब फ्रोजन करके दे रहे और हैं। वो फुला फुलाया जो है हरा आपको मतलब साल भर मिलेगा। चाहे आप उगाएं चाहे ना उगाएं, मार्केट जाइए, मुँह मांगी रकम दीजिए, हरा मटर लीजिए। ठीक वही हरा मटर है, बोया गया है। अब ये मार्केट में कम रेट में जाएगा, जैसे आपने बताया कि ये कानपुर जाएगा, पाउडर वाउडर मिला करके दवा गोली, अगर फिर कानपुर से आएगा तो मुँह मांगी आप रकम देंगे और उसको आप खरीदेंगे। देखिए नहीं, जब आया है पत्ती जो वो दूसरा निकल आई रही है, वो मेन पत्ती निकलने के लिए बाकी था। मैं सोच रहा हूँ वो मेन पत्ती निकाला तो फिर यूरिया डालें, इसी कारण से लेट मतलब रुके हुए। भी एक बार पानी लगाना पड़ेगा आपको, वो देखेंगे यूरिया डालने के बाद हाँ, तभी यूरिया ऊपर पाएगी, ऐसे नहीं पड़ पाएगी। अब लेट हो गया, अगर और पहले बया होता अच्छा, तो बिना निकल पानी आती लगाए पत्ती। अगर यूरिया डाली जाएगी तो कहाँ कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, नीचे नहीं जा पाएगी ना, तो पूरी उड़ जाती है क्या? उड़ जाती है, घुल जाती है, डेलों में मिल जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। जड़ में नहीं अब पहुंच पाएगी। पानी के साथ आप डालिए, पानी लगा करके डालिए या पानी के पहले डाल दीजिए, तो पानी जहाँ जाएगा तो घूरेगी तो पानी नीचे को तो जाएगा ही, तो वो ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। पानी तो देना ही पड़ेगा, वो तो खैर है ही। एक बार पानी मुझे जो मैं कह रहा था कि जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अगर जैसे बुंदेलखंड में देखा जाए तो इंडस्ट्री तो है नहीं, बिजनेस बहुत कम है। अगर यहाँ पे कोई सफल बिजनेसमैन, मैं कहता हूँ कोई फूड इंडस्ट्री का सही ढंग से यहाँ के प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करके, और मैं कहता हूँ इसको मार्केट में उतारना शुरू करे, तो ये मान लीजिए कि मुंह मांगे, पहली बात ये है कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट बुंदेलखंड में मिल जाना है, क्योंकि अभी नहीं है किसानों को उसकी परख। मतलब कम से कम ये मान लीजिए 4-5 साल 6 साल तो लोगों को, किसानों को पहचानने में लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट महंगा जा रहा है। देखिए, मैं दो तरफी बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसान को नुकसान है। किसान का तो आगे चल के फ़ायदा होगा, जब एक कंपनी आएगी तो कंपटीशन में दूसरी कंपनी आएगी, तो उससे क्या बाद में किसानों को फ़ायदा होगा। लेकिन पहले क्या है, यहाँ के प्रोडक्ट की वैल्यू तो पहुँचे लोगों तक। तो अगर कोई कंपनी यहाँ का फ़ायदा उठाए अगर इस प्रोडक्ट का, यहाँ के किसान का, जहाँ के जो फसल का, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरा का पूरा बुंदेलखंड का क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पूरा का पूरा ये मान लो मार्केट में जाने के लिए फ्री है। और ये मान लीजिए मिट्टी के भाव रेट मिल रहा है यहाँ पे, तो ये मान लीजिए कि कोई मतलब बिजनेसमैन अगर जैसे फूड इंडस्ट्री के हैं, जो बहुत सारे, जैसे दिल्ली वगैरह में जैसे एमपी का जाता है गेहूँ, तो एमपी ब्रांड करके बेचते हैं, 1.5 गुना से ज़्यादा रहता है उनका, 1.5 गुना से 2 गुना रहता है। मतलब जैसे अगर दादा मैं आपको बताऊँ, अगर गेहूँ आटा नॉर्मल वाला जो है वो अगर मान लीजिए कि 110 रुपये का 5 किलो है, मतलब नॉर्मल रेट में बता रहा हूँ, 110 150 का अगर है, तो एमपी ब्रांड का जो है, एमपी वाला गेहूँ जो जा रहा है, उसको अगर आटा दे रहे हैं तो वो 300 रुपये किलो है। नहीं, मैं सटीक रेट बता रहा हूँ, केवल वही रेट के कारण से। मामला क्या है कि मैंने जो खरीदा था वहाँ पर 2,000 रुपये कुंटल खरीदा था, वहाँ का स्थानीय जो ब्रांड था। जब एमपी ब्रांड की बात आई तो 3400-3500 रुपये था, 1.5 गुना गेहूँ था, 1.5 गुना का 175। यही गेहूँ सारा यही हम लेकर के एमपी में बेचा जाए तो नहीं, एमपी में नहीं, आप समझिएगा, आप यहाँ से एमपी में बेच रहे हैं, एमपी में नहीं महंगा जा रहा है। एमपी का गेहूँ ले जा करके कंपनी वाले दूसरी जगह बेच रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि एमपी में है, ये यहाँ कम खाद में पैदा होता है। अब स्वाभाविक टेस्ट भी अलग है, भाई एमपी में भी वही हाल है ना, पहाड़ी एरिया है, बहुत कम लोग खाद डालते हैं। एमपी का ही बुंदेलखंड देखा जाए, वही बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो वो टेस्ट अलग है, वो खाद कम है, इसलिए उसका रेट अच्छा है। मतलब कंपनियां फायदा उठा रही हैं। ये तो फसल की बात हो गई, जड़ी बूटियों की भी अगर ली जाए ना, तो अपने यहाँ की जड़ी बूटी, सेम जड़ी बूटी अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे, ज़्यादा बड़ी होती है, टेस्ट अलग हो जाएगा उसका। तो वो होता है, आप ज़्यादा ग्रोथ देंगे, ज़्यादा वो होगी तो उसका टेस्ट भी अलग रहेगा, वो फर्स्ट टाइप जो है उसका टेस्ट रहेगा सब। तो वो होता है, कहते नहीं कि वो देसी चीज़ है, तो देसी रहेगी। ज़्यादा हाइब्रिड देंगे तो हाइब्रिड का तो आपको, अब जिसमें आप आंवला है, आप हाइब्रिड खाइए, ऑटोमेटिक टेस्ट, और देसी खाइए आप, तुरंत समझ में आ जाएगा कि नहीं ये पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
आज का यही कंक्लूजन रहा कि अगर दो चीज़ें हैं, अगर मैं बुंदेलखंड में अगर दो तीन चीज़ें हमारे कंक्लूजन में निकली कि पहला तो अन्ना प्रथा, अगर उस पर अगर धीमे धीमे ना एक बार में हो लेकिन धीमे धीमे अगर सुधार हो, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा। और बुंदेलखंड का इतना काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ से अगर उत्पादन बढ़ता है तो पूरे देश भर को फ़ायदा होने वाला है। ऐसा नहीं कि बुंदेलखंड भर को फ़ायदा हो रहा है, पूरे देश भर को फ़ायदा होगा इसका। उत्तर प्रदेश को सबसे पहले होगा, जिसको देखा जाए तो कोई गवर्नमेंट तो काम नहीं कर रही है। अब कहने की बात नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा हाँ कि जो लोग खाद के दम बलबूते, हाँ खाद के बलबूते जो है सोच रहे हैं कि हम खाद डाल देंगे तो बहुत सारे लोगों को खिला देंगे, वो जो सरकार भी चाहती है, इसीलिए हाँ। जो खाद का वितरण सरकार ने लिमिट में रखा हुआ है। खाद है पर्याप्त मात्रा में, सरकार खुद नहीं चाहती है कि इतना ज़्यादा मात्रा में हम उपलब्ध कराएं किसानों को खाद, कि खाद किसान क्योंकि लिमिट में नहीं डालते हैं, उड़ेल देते हैं वो। इससे क्या है कि ज़मीन की गुणवत्ता कमज़ोर हो रही है। यार खाद के बारे में तो चर्चा बहुत विस्तृत है। इस वजह से पहले लत भी लगवाई, लत भी सरकार ने भी लगवाई, तब लगवाई गई ना, लेकिन अब सरकार नहीं चाहती है। हाँ। तो कुल मिला के क्या इससे ये चीज़ हो जाएगी कि नहीं, लोगों को जो किसान है, किसान उत्पादन भी अच्छा करेंगे दूसरे तरीके से, और मेन चीज़ क्या है, हम जो लोग हैं लोगों को अच्छी गुणवत्ता का अन्न मिल पाएगा और रेट भी अच्छा मिल पाएगा किसानों को। सबसे बड़ी बात तो ये, जब रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर किसान पैदा नहीं करेगा वो चीज़। रेट भी मिलना जरूरी है। हम तो सोच रहे हैं कि हम खाद न डालें, नहीं बाजार की खाद मिलती है, सोच रहे हैं उसको न डालना मिले, अपने ढंग से हम खेती कर पाए तो न डालें हम। तो रेट अगर अच्छा मिलेगा तो फिर रेट की बातें छोड़ दीजिए, लेकिन समस्या यह है कि अन्ना जानवरों की वजह से हम सब फेल हो जाते हैं। पहली समस्या अन्ना जानवर की है। अन्ना जानवर हर मामले में आगे आ जाता है। और सुन लीजिए, हम सोच रहे हैं कि हम 10 जानवर अगर बांधे हैं तो गोबर की खाद का प्रयोग करें। गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, हम खेतों में डालते हैं, नहर आती नहीं है, डाल के चले आए, वो सारी सूख गई, सब खाद हमारी हो गई बेकार। खाद डालने के बाद खेत में लगा दो पानी, खाद सड़े, और इसके बाद खेत जोत दिया जाए तो मिट्टी सड़े, अपने आप पैदावारी बढ़ जाएगी। एक तो हमारे पास साधन भी पानी नहीं लगाया, फिर देखिए वहीं आके घूम के आ गई बात। पानी लगाया गया खाद चढ़ाने के लिए, अब पानी लगाया गया, पानी लगाने के बाद चारा निकलेगा, अन्ना जानवर आएंगे, फिर जाकर के खेत बर्बाद। बेसिक अगर में देखा जाए तो बेसिक समस्या यहाँ पे अन्ना जानवर है, बेसिक समस्या। सबसे मेन जो है बात अन्ना जानवरों की है, ढेंचा तैयार करो, हरी खाद तैयार करो, गोबर की खाद तैयार करो, रासायनिक वाली खाद तैयार। सही तरीके का मूल्य मिलेगा आपकी फसल को तो उसी हिसाब का प्रबंध भी होगा। नहीं भाई साहब, ये अब अन्ना जानवर वाली अगर कहानी बंद हो जाए तो मूल तो अपने आप गवर्नमेंट देगी। अगर मूल नहीं देगी तो हम इतना भरपाई करके पैदावारी में भरपाई कर लेंगे कि हमारा मूल सारा निकल जाएगा। अन्ना जानवरों में क्या है, जैसे गाय हो गई, गाय का तो प्रबंध किया जा सकता है तो बस, लेकिन वन गाय का प्रबंध बहुत सारी जगह जो गाय का इतना वन गाय है, सुनिए तो इस एरिया में नहीं है, लेकिन कुछ एरिया में बहुत ज्यादा वन गाय, MP वाले एरिया में वन गाय है। इसके अलावा आपका बहुत सारी जगह हिरन भी है, 12 सिंह है बहुत सारी MP साइड वाले एरिया में। वहाँ बताइए बिना फार्म है, बिना घेरवाई किए कहाँ से आप जो है खेती कर लेंगे। आपको अगर हमें करना है खेती तो प्रबंध करना पड़ेगा। आपकी बात से सहमत हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि आप पहली प्रायोरिटी क्या है, अगर देखा जाए एक नॉर्मल किसान के तरीके से देखेंगे अगर आप, तो पहला समस्या है अन्ना का। सेकेंडरी समस्या जो है वो ये है प्रोडक्ट की क्वालिटी को पहचानना। सेकेंडरी जो है वो नीड है, वो जरूरत है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर पहचान हो जाएगी तो क्या है कि अच्छा काम करने वाले भी अलग निकल जाएंगे, और जो खाद डालने वाले बहुत सारे लोग होंगे वो खाद से भी करना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। तो उनको क्या है कि उनका अलग रेट मिलेगा और अच्छी खेती करने वाले उनको अलग रेट मिलेगा, तो कैटेगरी बन जाएगी। कैटेगरी बनेगी तो उससे क्या है कि बहुत जरूरी है। हाँ, दूसरी बात, आपने हिरन की, मृगों की, वनरोजों की चर्चाएं किया, तो मिर्गा तो यहाँ जो है आपके 15-15, 25-25, 30-30 का झुंड हेने आ जाता। जंगली एरिया है, कितने बड़े रहा थी वो ज्यादा बकरियों से थोड़ी। वो घुस जाते हैं, चरत ही तो उनका पूंछ नहीं पकड़ सकती। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है बताइए आप। बकरी है सुइयां बस। हिरन की छलांग पता है कितनी है? हिरन की छलांग लमसम कम से कम 7 फीट से ऊपर जाता है। लंबी की ऊंचाई नहीं, लंबाई में ऊंचाई 7 फीट निकल जाती है। 7 फीट निकल जाती है, और अगर यहाँ से हिरन चिटकेगा तो 7 फीट कम से कम आगे गिरेगा। हिरन की मतलब अगर जंप भी उसकी ज्यादा दौड़ नहीं लेना पड़ता है, जंप जाता है। देखिए जानवरों में देखा जाए आपका देखिए क्या है, पहली बात इस पे चर्चा अगर करेंगे आप, हिरन देखिए पहली बात ये है संरक्षित जीव है, ठीक है।
तो उसके लिए देखिए सेकेंडरी बात है, वो तो उनकी पहुँचाया जगह में हम लोग खेती उनको कर देखिए रहे हैं। उनको पहुँचाया जा सकता है आपका जहाँ पे वो है बहुत सारी जगह है जहाँ अभयारण्य है, बहुत सारी है उसका, वो सेकेंडरी समस्या रही है। पर सबसे बड़ी बात है सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका यार गाय की बिल्कुल, है। नहीं जो हिरन जो वगैरह है तो बिल्कुल है, उनका नहीं, इतना वो हाँ, नहीं है। इतना नहीं है अच्छा, अभी। जिस खेत में पानी भर जाता है उस खेत में वो अंदर घुस के पानी में जाते नहीं। हाँ, वो नहीं वो जाते बहुत सारे जानवरों के साथ में यही है, जैसे ये तो यही गाँव के हिरन इतने ज्यादा संख्या में नहीं है साधारण गाँव कि इतनी बड़ी जो है जो फसल है कुल मिला समस्या के है। हाँ, इतनी बड़ी फसल को वो चट कर जाए, इतनी हाँ। ज्यादा संख्या में नहीं है। तो लेकिन अगर देखा जाए वन गाय हैं नहीं, और नहीं, ये नहीं, जो ये गाय है, आपकी ये जो ये देसी गाय। देसी जो है अन्ना प्रसू जिसको कहा जाए, उसमें हाँ, सारे आ गए आपके, वो ज्यादा समस्या यही है समस्या, समस्या मेन मेन चीज। यही है। अब पता नहीं कहीं से आ जाए 50 गाय तो ये पूरा सब मान के सारे हाँ, खेत साफ में कर पेटे देंगी साफ और कर सबसे देंगी। बड़ी बात ये खाती इतना है कि उनको पता भी नहीं चल रहा कितना खा रहे हैं। हाँ। हबसी पर उनके अंदर ये है कि कहो खाएंगे और निकल भी रहा है, प्रोसेसिंग भी हो रहा है, पच भी नहीं रहा है हरा चारा देख करके। हबसीपन है। गर्मी में वही कहानी है, गर्मी में कुछ मिलता नहीं है तो अन्न के लिए तो प्रबंध जो है अब किसान करे, किसान ही तो अन्न करता है। सबसे बड़ी बात ये भी तो है, नस्ल सुधार ही एक समस्या है अन्न पशु का जो गायों की है ना, और कोई नहीं। आप सोचो कि नहीं गौशाला में बांधी हुई, नहीं परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप नस्ल सुधार कर लेंगे उसको नहीं देखिए तो देखिए ही है नहीं फसल। भाई, अगर ये दो मोदी की चीज़ें कुछ सरकार कुछ दिन है, का ही है भाई साहब, नहीं दो मोदी चीज़ें योगी की है, अगर ये बूचड़ खाना खोल देते तो ये सारी इतनी जो है आज से 10 साल पहले आप देख लीजिए, अगर इतनी किसी समस्या की नहीं थी। सुन लीजिए, आज से 10 साल पहले अगर किसी की बच्चियाँ खो जाए तो वो लेह लाठी जो उन्हें 3 दिन या वो गाँव घूमत रहा है। वो तो एक अलग चीज हो ठीक गई। है। अब वो अलग चीज हो गई। देखिए वो तो अब वो मामला हो गया कि जो हमारी चीज है उसका भी रेट अगर हमें मिल जाए कायदे से तो उसको भी सोना ही है वो जो मर गया, ठीक है ना। अब मरने के बाद जो है अब वो अलग चीज हो गई, वो उसको नहीं, नहीं, मतलब देखिए एकदम देखिए मुद्दा ही जैसे चेंज आप हो नस्ल गया। सुधारने की बात कर रहे हैं, तो नस्ल सुधार भी अगर सही ढंग से देखिए, अगर ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप नस्ल सुधार की बात करेंगे, तो ऑर्गेनाइज तरीके से नस्ल सुधार आपका गौशाला से ही हो सकता है। समझिए, कोई साल भर मतलब अपने घर परमानेंट बांधने गौशाला के की बात बाद नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप किसी भी माध्यम से हाँ, करिए, चाहे आप गौशाला से गौशाला करिए, बनेगा, इसके बाद चाहे आप वहाँ से अपने नस्ल घर से सुधार होगा, करिए। नस्ल सुधार होगा, नस्ल सुधार होने के बाद फिर वो ऑटोमेटिक लौट कर किसानों के पास पहुँच जाएगी। सबसे पहली बात तो है जो सांड हैं, जो देसी प्रजाति वाले सांड हैं, वो तो उनका अन्ना बन गया। बंध्याकरण कर देना चाहिए। हाँ, जब तक आप उनका बंध्याकरण नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी वो डिस्टर्ब करता रहेगा। और और ये जो आपका सांड हैं इसको आप मिला दीजिए, इसको एक गौशाला में 2-2 सांड रख दीजिए, ऑटोमेटिक आपके नस्ल सुधार होता रहेगा। और साहिवाल और क्या जितने भी कहा जाता है देसी गिर से प्रजाति के एक दो निकलना बार शुरू हो जाएंगे। पैदा भी हों हाँ, तब भी वो चीज वही चीज प्रोसीजर करना पड़ेगा, जो हाँ। 3-4 बार में आपकी अच्छी क्वालिटी का जानवर हो जाएगा। हम्म, फिर देखिए कौन बांधता नहीं है। हाँ, अभी देखो कि अबे देखो साहिवाल को के छूट जाए तो फिर देखो साहिवाल, गिर मिल है, जाए जर्सी है, एक गाय बता दीजिए कोई छोटी हो। तो आज जो इस पे हम लोगों ने चर्चा किया कि बुंदेलखंड के जो किसानों की समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान भी है और उन समस्याओं पे पूरी वीडियो पे चर्चा भी हुआ। तो वीडियो अगर लगती है किसानों के लिए अच्छी है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों तक पहुंचेगी तो समस्या का चिंतन होगा, समाधान होने के लिए प्रोसेस पे जाएगा। तो लोगों तक शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली फिर से नए डिबेट पे आप लोगों के साथ में। धन्यवाद।